तो बच्चों आज का टॉपिक अल्कोहल फिनॉल ईथर, वी फिनिश एचडीए, अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करते हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें भी जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है उस पर नहीं हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि जो सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर, और जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं उनको शॉर्ट तरीके से कैसे याद रखना है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम ये जान लेते हैं कि भाई अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स, इनको साथ में क्यों रखा गया, इनमें सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, बहुत बेसिक चीज़ है। अल्कोहल्स क्या होते हैं? ROH, यानी कि अल्काइल ग्रुप में आप OH ग्रुप लगाओगे तो अल्कोहल बनते हैं। फिनॉल्स क्या होते हैं? AROH, यानी कि बेंजीन रिंग पे आप डायरेक्टली OH लगाओगे तो वो फिनॉल्स होते हैं। और ईथर क्या होते हैं? ROR-, यानी कि अल्कोहल का H हटा के, ये वाला H अगर हटा के मैं R ग्रुप लगा दूँ तो देखो ROR- बनता है। यानी कि ईथर टेक्निकली आप बोल सकते हो तो वो डिराइव्ड फ्रॉम अल्कोहल ही है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ईथर जो है वो अल्कोहल से ही डिराइव किया जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? है ना? तो अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया। इसमें एक जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन सीईटी वाले बच्चों को कंफ्यूज करता है वो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि फिनॉल आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? आप एक बेंजीन की रिंग बनाओगे और उसके ऊपर आप OH ग्रुप लगा दोगे, तो ये आपका क्या हुआ? ये फिनॉल हो गया। ठीक है, वहीं पर अगर मैं एक बेंजीन की रिंग बनाऊं और CH2 और OH लगा दूं तो ये फिनॉल की कैटेगरी में आ सकता है क्या? यहां पर OH ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग को अटैच्ड है क्या? नहीं, ये अल्काइल ग्रुप को अटैच्ड है। यहाँ पे ना ये मिथाइल था, मिथाइल को अटैच्ड है, तो एक्चुअली वो अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइल अल्कोहल। ये सबको पता होना चाहिए, मैंने HDA में भी क्लियर किया हुआ कि बेंजाइल ग्रुप क्या होता है। बेंजीन रिंग प्लस CH2 जो है वो बेंजाइल होता है। ठीक है, और सिर्फ बेंजीन रिंग अगर होगा तो ये फिनाइल, तो इसको आप फिनाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो, इसी से नाम आया, फिनाइल अल्कोहल से नाम आया फिनॉल। ठीक है, बात को समझना। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है कि अच्छा सर फिनाइल अल्कोहल को आप फिनॉल बोल रहे हो तो फिनॉल तो IUPAC नेम हो गया और फिनाइल अल्कोहल कॉमन नेम हो गया, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। पर एरोमेटिक सिस्टम्स का IUPAC और कॉमन नहीं है। बेंजीन बेंजीन ही है, IUPAC हो या कॉमन हो, बेंजीन तो बेंजीन होता है ना। तो इसीलिए फिनॉल्स जब आप लिखोगे तो फिनॉल को फिनॉल ही बोलोगे, उसमें IUPAC और इसकी बात नहीं करना। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत लोग इसमें आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख के आओ, ये लिख के आओ, वो लिख के आओ। कुछ नहीं, फिनॉल को क्या बोलेंगे? फिनॉल ही बोलेंगे। ये बात भेजे में दिमाग में बिठा लेना, गलती मत करना। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एक और चीज़ यहाँ पे समझ लेना कि अल्कोहल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इनको क्लासिफाई कैसे करेंगे? जैसे HDA में किया था वैसे ही, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। वहाँ पे किया था मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव, डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव, पॉलीहाइड्रोजन। तो एक एक करके इनके बारे में जरा मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि इसमें से भी MCQ के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूँ तो मोनो, ठीक है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, या ट्राई भी होते हैं समझो, तो मैं ट्राई भी लिखता हूँ और मैं पॉली भी लिखता हूँ, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, अभी हाइड्रिक का मतलब क्या? कंटेनिंग OH ग्रुप्स। ठीक है, ध्यान से देख लेना, फटाफट लिख देता हूँ। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। क्या ये बात समझ में आ गई? मोनोहाइड्रिक का अर्थ, उसका मीनिंग 1 OH ग्रुप। एकदम सिंपल ऐसे लिख रहा हूं कि किसी गधे को भी समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल भाषा में। ठीक है, ये देख के ही आपको आंसर आ जाएंगे, सोचना नहीं पड़ेगा। डाइहाइड्रिक का मतलब 2 OH ग्रुप्स, ट्राइहाइड्रिक का मतलब 3 OH ग्रुप्स। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? और पॉलीहाइड्रिक का मतलब मोर देन 3 OH ग्रुप्स। अब उसमें 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है मोनो को आप फर्दर क्लासिफाई करते हो, मोनो को आप फर्दर क्लासिफाई करते हो एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी।
ठीक है, इसमें एलाइल और बेंजाइल का भी लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं, विनाइल एलाइल बेंजाइल सिस्टम्स का भी डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो मैं आपको अलग से लिखवाता हूँ, टेंशन मत लो। पहले आप ये बेसिक क्लासिफिकेशन समझो। क्या था? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है ना। डाइहाइड्रिक में एचडीए में दो टाइप किए थे हमने, विसिनल और जमाइनल। यस, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आती है डाइहाइड्रिक में। क्या स्टेटमेंट निकल के आती है पता है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स आर ओनली विसिनल। कभी भी सेम कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं रह सकते, दिमाग में क्लैरिटी के साथ बिठा लेना। क्या बोला? सेम कार्बन पे दो OH ग्रुप कभी भी नहीं रह सकते, मतलब जेमाइनल बन ही नहीं सकता, विसिनल ही बनेगा। जेमाइनल बन ही नहीं सकता, विसिनल ही बनेगा। इतना बात दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। ओके, अब जरा फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि ये जो N जो प्राइमरी टाइप का है, इसमें क्या क्या आता है। इसमें N आइसो नियो, क्या क्या आता है? N टाइप, आइसो टाइप, नियो टाइप। सेकेंडरी में क्या आता है? सेक, ऑब्वियसली। सेकेंडरी में क्या आता है? सेक। टर्शरी में क्या आता है? टर्ट, सीधी बात है। सेकेंडरी में क्या आएगा? सेक। टर्शरी में क्या आएगा? टर्ट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरा, डाइहाइड्रिक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नोन एज ग्लाइकॉल्स। क्या नाम से जानते हैं डाइहाइड्रिक को? बोलो। ट्राइहाइड्रिक को हम किस नाम से जानते हैं? नोन एज, किस नाम से जानते हैं? ग्लिसरॉल्स। ऑल्स देखो, OLS, OL है ना लास्ट में, OL, ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल, ठीक है। इससे ग्लिसरीन बनता है, आपने सुना ही हो, ग्लिसरीन सबको पता है। तो ग्लाइकॉल क्या है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ग्लिसरॉल क्या है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब सिर्फ एक पॉलीहाइड्रिक का आपको मैं खास एग्जांपल देता हूं, दैट्स इट। इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, इसका एग्जांपल है हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। कितने OH है गिनो? 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई भी दो OH एक ही कार्बन पे आए क्या? नहीं ना, दो OH एक कार्बन पे नहीं आ सकते ना। कितने हुए? कितने OH आए? 6। हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सॉर्बिटॉल। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? सॉर्बिटॉल। इस कंपाउंड का नाम है सॉर्बिटॉल। इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जांपल ऑफ हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, सिंपल। सॉर्बिटॉल, 6 OH ग्रुप दिख रहे हैं, अलग अलग कार्बन पे 6 OH ग्रुप लगाए हुए, तो इसका नाम हो गया, इसका कॉमन नेम है सॉर्बिटॉल, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है। IUPAC लिखने कोई जाएगा तो क्या बोलोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन, ऐसा बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? हेक्सेन है ना, लास्ट 6 कार्बन की चेन है कि नहीं है? हाँ, तो 2, 3, 4, 5, 6 5 जगह पे हाइड्रोक्सी हो गया, और एक को मैं पेरेंट चेन मान लूंगा, पेरेंट कंपाउंड मान लूंगा,
ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेन 1 ऑल, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बट सिंपल वे टू राइट इट इज सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल लिख दिया, समझ जाने का कि हेक्साहाइड्रिक है। तो ये तो हुआ अल्कोहल्स के बारे में से मेन फंडा। अब और एक छोटा सा नोट कि टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स में कुछ एक खास जो टाइप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। थोड़े स्पेशल टाइप्स जो हैं, उसमें से एक टाइप है हमारा वीनाइल अल्कोहल। क्या नाम है? वीनाइल अल्कोहल। तो वो इथीन ले लो और उसका एक हाइड्रोजन हटाकर OH लगा दो, इथीन में से एक। तो ये वीनाइल ग्रुप है। ये क्या ग्रुप है? ये जो ग्रुप मैंने बॉक्स कर दिया, ये आपका क्या है? ये वीनाइल ग्रुप है। ये जो होता है ये वीनाइल ग्रुप होता है। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा है आपका एलाइल। ये सारा मैं आपको सिखा चुका हूं HDA चैप्टर में, फिर भी आई एम श्योर ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो एकदम ब्लैंक होके देख रहे होंगे इस वक्त। जो बच्चे एकदम ब्लैंक होके देख रहे हैं, इसका मतलब आपने HDA का लेक्चर ना ही ध्यान से सुना, ना समझा, और आपका कुछ नहीं होने वाला। मैंने ये आपको पूरा HDA में पढ़ाया था कि विनाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है, सेम फंडा, ठीक है। ये कौन सा है? sp2 कार्बन है। सॉरी, ये हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 OH, यस। इस तरह से ये वाला आपका, ये जो OH ग्रुप है ये sp3 कार्बन को अटैच है, जो sp2 कार्बन को अटैच है, और ये वाला डायरेक्टली sp2 कार्बन को अटैच है, ठीक है। जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली sp2 को अटैच हो तो वो विनाइल हो गया, जो sp3 टू sp2 को अटैच हो तो वो क्या हो गया? आपका एलाइल हो गया सिस्टम, ठीक है। तो ये दो खास जो स्पेशल टाइप्स हैं हम लोग, ये आपको जानने हैं, विनाइल, एलाइल। बाकी आपको फिनॉल तो पता ही है और नॉर्मल अल्कोहल तो पता ही है। बेंजाइल का भी मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अल्कोहल्स के सारे क्या एमओपीज और रिएक्शंस में। अल्कोहल के सारे एमओपीज एज वेल एज रिएक्शंस, है ना। तो उसको कैसे जानना है अपने को? इस तरह से समझ लो कि हमारे जो एमओपीज हैं अल्कोहल के, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर यहाँ पर एसिडिक रिएक्शंस हैं उसकी, यानी कि वेयर अल्कोहल इज बिहेविंग लाइक एसिड। यहाँ पर हमारे बेसिक रिएक्शंस है वेयर अल्कोहल इज बिहेविंग लाइक बेस। क्या ये बात क्लियर है? एमओपीज, एसिडिक रिएक्शंस एंड बेसिक रिएक्शंस। पहले हम लोग एमओपीज की बात करेंगे। तो एल्केन से बना सकते हो, एल्कीन से बना सकते हो अल्कोहल, ठीक है। You can make it from aldehyde, from ketone and from acid, ठीक है। alkane, alkene, aldehyde, ketone, acid, from Grignard reagent and from hydrogen halide और from halogen derivative, ऐसा बोल सकते हो, या हाइड्रोलिसिस से भी बना सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऐसा बोल सकते हो, बेटर वे टू डू इट इज कि भाई हाइड्रोलिसिस से आप बनाओ, ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और हाइड्रोलिसिस, ये आपके फंडे हैं किसके? अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के, समझो।
अभी पहली बात, एल्केन से अल्कोहल कैसा बनाने का, तो ये चीज़ तो आपकी बुक में दी हुई नहीं है वैसे तो, एनसीईआरटी में आपको क्लास 11 में एल्केन चैप्टर में दी हुई है, बट बता देता हूँ, स्टेट बोर्ड में तो दी ही नहीं है सीईटी के हिसाब से। बट RH को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो सीधा ऑक्सीडेशन करना है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपके बुक में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। नाउ एल्कीन से अल्कोहल बनाना थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या क्या फंडे लगाने, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं इन डेप्थ मैकेनिज्म वगैरह में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेनली एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूँ, समझो बात को, ठीक है बच्चों। तो एल्कीन की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से सुनना, एल्कीन की अगर मैं बात करूँ तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए आपके पास मेजरली 3 वेराइटीज होती हैं, 3 तरीके होते हैं, जिसमें से आपके लिए 2 ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 तरीके हैं जो आप यूज करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो स्टाइल है उसको हम बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, जहां पर एल्कीन में वी विल ऐड H2SO4। क्या ऐड करेंगे? H2SO4। बोलो, पहला तरीका क्या है? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, जहां पर इन एल्कीन वी विल बी एडिंग H2SO4। क्या ये बात समझ में आई आपको? दूसरा जो तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देयर इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑल्सो, OMDM भी है, बट वो आपके CET सिलेबस में नहीं है, स्टेट बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं दिया हुआ, तो उसके ऊपर हम टाइम पास नहीं करेंगे फालतू का। हम लोग बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, जिसमें हम लोग क्या डालते हैं? हम लोग डालते हैं डाइबोरेन B2H6 और सेकेंड स्टेप में डालते हैं H2O, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ध्यान से देखना, इससे आपका बनता है सेकेंडरी अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट, इससे आपका बनता है प्राइमरी अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट। बस इतना आपको जानने की जरूरत है, बिकॉज एंट्रेंस में ये इंपॉर्टेंट चीज है, ना कि मैकेनिज्म, ठीक है। पहले ये कोर्स क्रक्स समझो कि जब एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करोगे तो सेकेंडरी वाला ज्यादा मेजर बनेगा, जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे यानी कि डाइबोरेन या पेरोक्साइड डाला है आपने, तो प्राइमरी वाला मेजर बनेगा। क्या ये बात सबके भेजे में गई? ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड, तो बहुत आसान है। एल्डिहाइड का फंडा तो बहुत ही सिंपल है, RCHO एल्डिहाइड। क्या करना है एल्डिहाइड का? रिडक्शन करना है। एल्डिहाइड का रिडक्शन करना है, क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कॉमन सेंस, तो कीटोन से क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। कॉमन सेंस बात है यार, क्या बात करो, सही तो है ना। तो ऑन रिडक्शन, अभी प्रॉब्लम ये है कि आपको रिडक्शन के बारे में बच्चों को नहीं समझ में आता। अरे भाई रिडक्शन मतलब आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेके आओ ना, आप LiAlH4 लेके आ सकते हो जो स्मार्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जो पार्शियल रिडक्शन करता है। जो आप क्या बोलते हैं PDBaSO4 लेके आ सकते हो ना, लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट, वो जनरली नहीं यूज करते हम लोग, बट हम लोग LiAlH4 जो है स्मार्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन कर दिया, कैसे? रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी आप मेटल प्लस एसिड कॉम्बिनेशन लेके आओ, सब काम किया है ना। सेम वे, ठीक उसी तरह आपका जो एसिड है वो 2 बार रिड्यूस करने पे प्राइमरी अल्कोहल देगा, सही बात है। एसिड जो है क्योंकि वो अल्डिहाइड से ही डिराइव्ड है, तो RCOOH वो 2 बार रिडक्शन करने पे रिडक्शन इंटू 2 ऐसा कर दो, डबल रिडक्शन किया ना आपने, एसिड से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से अल्कोहल। क्या ये बात समझ में आई? एसिड से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से अल्कोहल। क्लियर है ये? तो ये कौन से टाइप का अल्कोहल बनाएगा बच्चों? ये प्राइमरी बनाएगा। तो बच्चों ये हुआ अल्डिहाइड कीटोन एसिड, ये इजी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमारा फेवरेट ग्रिग्नार्ड, हमारा ग्रिगू। तो ग्रिग्नार्ड में आपके पास 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है, 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी।
ध्यान से देखना। आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड, क्या बोला मैंने? फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड, एनी अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड और कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड, ये तीनों अलग अलग रिजल्ट देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एनी अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड लोगे तो टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। शॉर्ट में सिंपल तरीके से प्यार से ऐसे याद कर लेना है। क्या बोला मैंने, फिर से समझो। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड इज प्राइमरी अल्कोहल, एनी अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड इज सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड इज टर्शियरी अल्कोहल। ये इसके एप्लीकेशन, ये जो मैं शॉर्ट तरीके बता रहा हूं ना, इसके एप्लीकेशन आपको क्वेश्चंस में समझाऊंगा, चिंता नहीं करो। हाइड्रोलिसिस भी दो टाइप का होता है भाई। ध्यान से सुनना। एक होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर लो, उसका एसिड के मीडियम में हाइड्रोलिसिस करो। पहले पढ़ना सीखो, स्टेटमेंट को पढ़ना और उसका मतलब निकालना सीखो। इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो, उतना तो आता ही होगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी कि किसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो? एस्टर का। किस मीडियम में कर रहे हो भाई? तो एसिडिक मीडियम में। क्या ये बात भेजे में गई सबके? एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये देता है आपको अल्कोहल। कोई भी अल्कोहल, मतलब जनरली वो जो आपने अल्कोहल जो एस्टर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्शियरी, कौन सा वाला दे रहा है, ठीक है, वो अल्कोहल मिलेगा। सेकेंडली, आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये तो डिटेल में किया एचडीए चैप्टर में, SN1 SN2 मैकेनिज्म, KOH डाल के, एक्वस KOH डाल के अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया, तो वहां पर भी क्या मिला था भाई? वहां पर भी मिला था अल्कोहल। SN2 किया था तो प्राइमरी अल्कोहल मिला था, SN1 किया था तो टर्शरी मिला था। कि ये बात सबको याद होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया एमओपीस। ये सब मैंने शॉर्ट में आपको एमओपीस सारे बताए। एसिडिक रिएक्शन में आपके आते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, अल्कोहल का रिएक्शन विद मेटल्स, अल्कोहल का रिएक्शन विद एसिड, एंड अल्कोहल का रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिंपल, तीन। अल्कोहल का रिएक्शन विद मेटल, विद एसिड एंड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, कैसा है देखना। विद मेटल when alcohols react, they give alkoxy group, alkoxy metals, यानी कि हाइड्रोजन निकल जाता है। अब ये कैसे जज करेंगे आप? ये बहुत सिंपल तरीके से जज करेंगे भाई। एसिडिक कब बोल सकते हैं? जब उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा हो तो एसिडिक बोलेंगे। बोलोगे हाँ सही बात है। जब उसमें से H+ निकल रहा हो, ROH में से H+ निकल रहा हो, तो आप एसिडिक बोलोगे। इसका मतलब कि अल्कोहल का स्प्लिटिंग कैसा होता है? H+ प्लस RO-। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, समझ में आ जाएगा। क्या बोला मैंने? H+ जा रहा है, हट रहा है, और RO बच रहा है। तो बेसिक रिएक्शन में क्या होगा, जरा दिमाग लगाओ। और बोलोगे R+ प्लस OH-। एकदम सिंपल होगी बात, बोलो हाँ कि ना, है ना?
तो बेसिक आप तब बोलेंगे जब OH माइनस छोड़ रहा है अल्कोहल। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। मेटल्स के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो RO और मेटल, M फॉर मेटल, ROM, तो RONA, जैसे कि सोडियम एल्कोक्साइड, मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, कैडमियम एल्कोक्साइड, लेड एल्कोक्साइड, ऐसा कुछ भी दे सकता है, बट खास करके आप सोडियम एल्कोक्साइड की ही बातें करते हो जनरली। वो हम लोग विलियमसन सिंथेसिस में यूज भी किए, HDA चैप्टर, पिछले चैप्टर। एसिड के साथ जो रिएक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड के साथ जब अल्कोहल रिएक्ट करता है एसिड के साथ जब अल्कोहल रिएक्ट करता है तो वो आपको देता है RC डबल बॉन्ड O OR डैश, यानी कि एस्टर देता है। क्या देता है? क्या देता है? एस्टर देता है। और एस्टर जब देता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिशर एस्टेरिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिशर एस्टेरिफिकेशन। ग्रिग्नार्ड के साथ जब अल्कोहल रिएक्ट करता है, तो ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बहुत बार, पिछले चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चंस में, ये MCQ में सॉल्व भी किया था हमने। ग्रिग्नार्ड प्लस अल्कोहल विल गिव यू एल्केन। एनीथिंग दैट सप्लाइज H प्लस, उसको आप ग्रिग्नार्ड के साथ डालो, वो आपको एल्केन दे देगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। ग्रिग्नार्ड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? मैं बोलूंगा RMgX। इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलता हूं। आई होप ये बात भी सबको क्लियर हो गई होगी। देन यहां पर है PCl3, PCl5 और SOCl। काफी डिटेल में इसको किया है, दोबारा नहीं कराऊंगा। PCl3, PCl5, SOCl2 पिछला जो लेक्चर था HDA का, उसमें काफी डिटेल में किया था। PCl3 के साथ रिएक्शन करो अल्कोहल का, PCl5 के साथ रिएक्शन करो, SOCl2 के साथ करो। SOCl2 के साथ में क्या खास क्या बातें थी याद करने की? इसका नाम क्या था? इसका नाम था डार्जेंस मेथड। ये क्या था? ये बेस्ट मेथड था। क्यों बेस्ट मेथड था? बिकॉज प्योर प्रोडक्ट मिलता था। क्यों प्योर प्रोडक्ट मिलता था? क्योंकि SO2 और HCl दोनों गैसियस बाय प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, तभी भी बोला था कि ज्यादा रिपीटेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये तो अंडरस्टूड है। PCl3, PCl5, SOCl2 किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं भाई? अल्कोहल के साथ करा रहा हूं, सीधी बात है ना। फिर है आपका HCl, HBr, HI। ये भी मैंने बताया है आपको, HCl, HBr, HI। अगर आप पिछला चैप्टर का जो ये है HDA का, जो मैंने आपको पूरा लेक्चर लिया, उसमें देखोगे जाके, तो ये PCl3, PCl5, SOCl2, HCl, HBr, HI, ये सब हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया था। बट HCl के ऊपर एक खास चीज बोली थी, उसको यहां रिपीट करते हैं। HCl के ऊपर एक खास चीज बोली थी, उसको रिपीट करते हैं जरा, कि HCl सिर्फ अकेला रहेगा नहीं, उसके साथ क्या रहेगा? एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। इसको क्या नाम से जानते हो आप बच्चों? यू नो इट एज लुकास रिएजेंट। क्या नाम है? लुकास रिएजेंट, लुकास टेस्ट बोलते हैं इसको कोई कोई। HCl के साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 जब होगा तो उसको लुकास टेस्ट या लुकास रिएजेंट भी कहते हैं। तो अल्कोहल का रिएक्शन जब HCl के साथ हो रहा है तो मीडियम में क्या डालना पड़ेगा? एनहाइड्रस ZnCl2 डालना पड़ेगा रिएक्शन में। HBr के साथ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हीटिंग बहुत हो गया। HI के साथ भी कुछ नहीं चाहिए। और आखिरी है आपका डिहाइड्रेशन। आखिरी क्या है आपका? लास्ट वाला डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में आपको दो तरीके से पढ़ना है इसको, दो तरीके से, ध्यान से देखना जरा। डिहाइड्रेशन को हमारा एक तरीका है Al2O3 और दूसरा स्टाइल है H2SO4। फिर से देख लो, एक है Al2O3, दूसरा है, यानी कि डिहाइड्रेशन करने के एजेंट्स, एक है Al2O3
और दूसरा है H2SO4। Al2O3 यूज करके भी आप डिहाइड्रेशन कर सकते हो और H2SO4 यूज करके भी आप डिहाइड्रेशन कर सकते हो। फिर से समझो, डिहाइड्रेशन के क्या तरीके हैं? एक Al2O3, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ये गया आपके भेजे में सबके? अभी आपके पास अगर ये Al2O3 या H2SO4 है और इसको आपको अप्लाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के लिए, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे जरा ये समझते हैं। ऐसे समझो जरा, बहुत इजी है। क्या फंडा है? मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल Al2O3 के साथ यूज करना है, सेकेंडरी अल्कोहल Al2O3 के साथ यूज करना है, टर्शरी Al2O3 के साथ यूज करना है, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी को H2SO4 के साथ यूज करना है। तो ये पहले फंडे समझते हैं। फिर से देखो क्या बोला मैंने, Al2O3 यानी एल्यूमिना और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अलग अलग टर्म्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के। Al2O3 के साथ यूज करने के टर्म्स हैं 623, 523 एंड 423 केल्विन। टेम्परेचर प्राइमरी को सबसे ज्यादा चाहिए, सेकेंडरी को उससे थोड़ा कम, टर्शरी को उससे थोड़ा कम। क्या ये बात गई भेजे में? सिंपल तरीका क्या ये बोला मैंने, Al2O3 के साथ रिएक्ट करते वक्त प्राइमरी को डिहाइड्रेट करना है तो 623 डिग्री केल्विन तक हीट करना पड़ेगा, सेकेंडरी को करना है डिहाइड्रेट तो 523 तक हीट करना पड़ेगा, टर्शरी को करना है तो 423 तक करना पड़ेगा। ये आपके भेजे में सबके बात गई? बोलो हाँ कि ना। बहुत सिंपल। सेम वे H2SO4 यूज करना है तो 95% यूज करना पड़ेगा प्राइमरी के लिए, 60% यूज करना पड़ेगा सेकेंडरी के लिए और 20% यूज करना पड़ेगा टर्शरी के लिए। इसका ये मतलब है कि डिहाइड्रेट करना किसको आसान है, प्राइमरी को कि सेकेंडरी को कि टर्शरी को? बेसिक आइडिया है, बेसिक सिंपल लॉजिक है। टर्शरी को सबसे आसान है क्योंकि 20% में काम हो जाता है या 400 केल्विन पे काम हो जाता है, 423 केल्विन पे। प्राइमरी को करना है तो ज्यादा हीट लगती है, ज्यादा एनर्जी लगती है या ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगती है, तो कॉमन सेंस है कि भाई उसको ज्यादा डिफिकल्ट है ना। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद कर लेनी है आपने। तो ये आपके सारे अल्कोहल्स के बारे में सब कुछ हो गया, खत्म। बहुत सिंपल है ना। फिर आ जाते हैं अभी, तो अल्कोहल के हमने एमओपीज भी देख लिए शॉर्ट में, एसिडिक सारे रिएक्शंस भी देख लिए, बेसिक सारे रिएक्शन भी देख लिए, फिशर एस्टेरिफिकेशन भी क्या होता है, लूकास रिएजेंट क्या होता है, सब बेसिक हमने आइडिया ले लिया। अभी हम लोग एमसीक्यूज में एक एक को डिटेल में भी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे करते जाएंगे। अब आते हैं फिनॉल्स पे। तो फिनॉल्स का अगर हम एमओपीज देखें, फिनॉल्स की एमओपीज देखें तो किस तरह से याद करनी है हमको, सी और डी, यानी कि क्लोरोबेंजीन से बना सकते हो, बेंजीन सल्फोरिक एसिड से बना सकते हो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वापस क्लोरोबेंजीन, क्यूमीन एंड डायअजोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्यूमीन की स्पेलिंग, हाँ
ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं आपके किसको बनाने के, बेंजीन को बना, फिनॉल को बनाने के। हाँ, फर्स्ट और थर्ड दोनों क्लोरोबेंजीन है, दोनों के तरीके अलग अलग है, समझाता हूँ। अभी यहाँ पर जो ये क्लोरोबेंजीन है इसको आप किसके साथ रिएक्ट करोगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट करोगे, ये वाले क्लोरोबेंजीन को किसके साथ रिएक्ट करोगे, क्यूमीन को किसके साथ रिएक्ट करोगे, और डायाजोनियम सॉल्ट को किसके साथ रिएक्ट करोगे, ये जरा समझते हैं। ठीक है, एज आई सेड आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल इनटू द मैकेनिज्म्स, आई एम टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन वेयर विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। जो आपके एंट्रेंस के हिसाब से आपको याद करने वाली चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ, पहले समझो। ठीक है, आप लोग अभी तक ये चैप्टर्स को डिफिकल्ट समझते थे क्योंकि आप घोचू जैसा पढ़ रहे थे, उसमें आपकी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि आप अपने क्लासेस के नोट्स या कोई और बुक या कुछ और उसको फॉलो कर रहे थे, जिसमें एक चैप्टर के अंदर घुस जाते हैं, 60-70 पेज का एक चैप्टर होता है, आपका वो कभी खत्म ही नहीं होता। शॉर्ट में करो, अच्छे से करो। क्लोरोबेंजीन की बात है, तो पहला भाई क्लोरोबेंजीन को किसके साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, तो वी आर रिएक्टिंग दिस क्लोरोबेंजीन with aqueous KOH और aqueous NaOH। सिंपल, क्लोरोबेंजीन प्लस aqueous KOH या aqueous NaOH। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता क्योंकि ये तो एरोमेटिक है। पिछले चैप्टर में मैं एकदम इन डेप्थ जाके आपको ये चीज़ समझाया था कि भाई यहाँ पर अगर ये क्लोरोबेंजीन है तो ये ऐसा रिएक्शन नहीं दिखाएगा कि भाई क्लोरीन हटा दो और OH लगा दो, मतलब कि Cl- जाएगा और OH- आएगा, ऐसा रिएक्शन ये नहीं दिखाता, क्योंकि ये तो एरोमेटिक सिस्टम है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक नॉट न्यूक्लियोफिलिक। तो अभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि भाई यहाँ पर मैकेनिज्म अलग फॉलो होता है। अभी मैं मैकेनिज्म के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको मैकेनिज्म लेके चाटना नहीं है, पहले समझना है कि क्या बन रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म सीखने का टाइम था, वो चला गया, अभी पहला फोकस करो समझने पे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, फिर उसका मैकेनिज्म जब MCQ क्वेश्चन में आएगा तो समझाऊंगा। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है बॉस, प्रोडक्ट बन रहा है फिनॉल। अब कोई बच्चा पूछेगा क्यों, क्योंकि भाई फिनॉल का MOP पढ़ा तो फिनॉल ही बनेगा ना, सीधी बात है। तो आपको ये समझना है कि अच्छा क्लोरोबेंजीन में जब मैं एक्वस NaOH या एक्वस KOH डाल दूंगा, वो भी प्लस सेकेंड स्टेप में HCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यानी कि एसिडिक मीडियम में। अब इसमें फालतू के आर्ग्यूमेंट लेके बताना सर NaOH और KOH HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देंगे, व्हाटएवर, HCl सेकेंड स्टेप में आएगा, ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ। क्लोरोबेंजीन से पहले क्या करो, आपका ONA यानी फिनॉक्सी डेरिवेटिव बनता है, वो इंटरमीडिएट होता है, वो स्टेबल इंटरमीडिएट होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, फिर HCl के साथ मिलके फिनॉल बनाता है। ठीक है, बट उतना डिटेल में जाने का आपके पास टाइम नहीं है, आप सिनॉप्सिस के फॉर्म में करना है। तो सिंपल, क्लोरोबेंजीन के साथ में कोई अच्छा बेस है, सेकेंड स्टेप में HCl डालोगे तो फिनॉल बन जाएगा, इतना याद रखो, सिंपल है। क्या दिमाग में, क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि इस प्रोसेस को एक नेम रिएक्शन के नाम से बोला जाता है, इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस, है ना, COW काउ, वैसे DOW डाउ। बहुत लोग इसको डो प्रोसेस भी बोलते हैं, इट्स अप टू यू, डो प्रोसेस, डोज नहीं बोलने का, डाउस बोलने का। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सेम फंडा, इसमें भी आप NaOH डालो, आपका फिनॉल बन जाएगा। डायरेक्ट बनेगा क्या, नहीं, इनडायरेक्ट मैकेनिज्म से बनता है, वही वापस फिनॉक्सी डेरिवेटिव बनता है, फिर फिनॉल बनता है, ऑल दैट ठीक है, पर ओवरऑल फंडामेंटल प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है क्लोरोबेंजीन, इसमें आप सिर्फ वाटर डालो, अगेन आप देखेंगे वाटर फिर HCl, जैसे यहाँ पर KOH और HCl था या NaOH और HCl था, वैसे यहाँ पर वाटर और HCl है, तो भी फिनॉल बन रहा है। सब जगह फिनॉल ही बनने वाला है ना यार, MOP ऑफ फिनॉल पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हो। लेकिन इसका नाम है रैस्चिग प्रोसेस। क्या है,
ये भी नेम रिएक्शन हो गया। रैस्चिग, नॉट रैस्चिंग, रैस्चिग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्यूमीन। तो क्यूमीन क्या है ये जरा मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि क्यूमीन का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, कई बार ये एमसीक्यूज में आया हुआ है। क्यूमीन इज नथिंग बट आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम है? क्यूमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन डाल के हीट कर दो, कुछ मत करो, ऑक्सीजन डाल के हीट कर दो, आपको सीधा मिल जाएगा फिनॉल। प्लस आपका जो बाय प्रोडक्ट है ना वो ये बनेगा। ये क्या है बाय द वे? ये है एसीटोन, ये है एसीटोन। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है रिएक्शन? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि ये यूजफुल बाय प्रोडक्ट हो गया। देखो, जो चीज सीखनी है वो सीखो, फालतू की मैकेनिज्म में मत घुसो। यूजफुल बाय प्रोडक्ट, ये सब पूछते हैं एग्जाम में कि भाई क्यूमीन वाला मेथड अच्छा क्यों है? क्योंकि उसका बाय प्रोडक्ट यूजफुल बाय प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट। तुमको एसीटोन मिलेगा तो फायदा होगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑटो ऑक्सीडेशन, या फिर एयर ऑक्सीडेशन। यानी कि भाई हवा में इसको बस एयर में आपने हीट कर दिया, बन गया। ऑटो ऑक्सीडेशन और एयर ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑल्सो द कमर्शियल मेथड। कितना कुछ है इसमें सीखने को। देखो, ये एक रिएक्शन है, इसको एयर ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, कमर्शियल मेथड है, क्यूमीन है, क्यूमीन ही आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ऑक्सीजन के साथ हीट करने पे फिनॉल प्लस एसीटोन बनता है, बाय प्रोडक्ट यूजफुल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सब कुछ इसमें जानना है आपको। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एक्चुअली इस रिएक्शन को मैं आपको डिटेल में वैसे अमाइंस चैप्टर में कराऊंगा, बट यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl, जो कि एक्चुअली HNO2 के साथ HNO2 होता है। NaNO2 प्लस HCl यानी कि HNO2, नाइट्रस एसिड। यहां पर ये रिएक्ट कर रहा है नाइट्रस एसिड के साथ। अब नाइट्रस एसिड की पूरी अपनी एक राम कहानी है, ठीक है, कि वो NaNO2 प्लस HCl से बनता है, HNO2 होता है वगैरह, वो अमाइंस में अपन डिटेल में करेंगे। बट अल्टीमेटली क्या बनेगा भाई गधो? क्या बनेगा? फिनॉल ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके MOPs ऑफ फिनॉल। अभी आते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। चलो यहां देखो, अब हम लोग रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स की बात करेंगे। तो रिएक्शंस के साथ साथ मैं आपको प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा, रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज बता देता हूं। आप सोचो कि रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमने अल्कोहल में ये देखा कि भाई अल्कोहल जो है वो एसिडिक रिएक्शन भी दे रहे हैं, बेसिक रिएक्शन भी दे रहे हैं। मतलब टेक्निकली अल्कोहल्स आर केपेबल ऑफ बीइंग बिहेविंग लाइक एसिड्स आल्सो, बेसिस आल्सो, करेक्ट? ये उनकी एक प्रॉपर्टी समझ में आई ना आपको? वैसे ही फिनॉल के बारे में क्या खास है? तो फिनॉल एसिडिक ज्यादा है कि बेसिक ज्यादा है भाई? तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड, फिनॉल का दूसरा नाम कोई बता सकता है मुझे? कार्बोलिक एसिड, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। आई नो देयर आर मेनी इडियट्स उसे कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे लिखा है, पढ़ के बोलो यार, कार्बोलिक है, कार्बोक्सिलिक तो नहीं लिखा है ना, कार्बोलिक। दिस इज अ वीक एसिड, वेरी वीक एसिड, बट एसिडिक होते हैं।
ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये समझ में आ गई कि भाई फिनॉल्स जो है वो एसिडिक होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? सबको ये बात समझ में आ गई कि फिनॉल जो है ये क्या होता है, ये वीकली एसिडिक होता है। फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, इट इज वीकली एसिडिक। but stronger acid than alcohol, weaker than, ऐसा लिखो ना, बेहतर बेहतर तरीका ऐसा है, it is weaker than carboxylic acid but stronger than अल्कोहल। ऐसा सोचो, बेस्ट है ना। अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक, वो आता है फिनॉल। क्या ये बात सबके भेजे में गई? है ना? ओके। फिनॉल का जो कार्बन एटम है, अल्फा कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, वो sp2 टाइप का है कि sp3 टाइप का है? ये नहीं आता तो फिर गड़बड़ है। तो बहुत बेसिक चीज पूछा। फिनॉल का जो अल्फा कार्बन है जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला उसका अल्फा कार्बन है ना, बिकॉज इसी से तो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये वाला sp2 टाइप का है कि sp3 टाइप का है? बहुत बेसिक। sp2 है ऑब्वियसली भाई, बेंजीन का कार्बन है यार, क्या है, सही बात है। बेंजीन का तो सारा ही कार्बन sp2 होता है कि नहीं बच्चों? तो इसमें मैं अगर घुमा के पूछ लूँ तो टेंशन मत लो कोई चीज़, बहुत सिंपल है, ये sp2 ही होता है ना, सीधी बात है। प्रॉपर्टीज में एक और चीज समझनी है, phenols give coloration with aqueous solution of FeCl3 where it makes forming FeCl3 के साथ इसको रिएक्ट करोगे ना फिनॉल को, तो ये कलर्ड कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है फेरिक फिनॉक्साइड। क्या नाम है? तो ये कलरेशन फेरिक फिनॉक्साइड की वजह से आता है। ये जनरली पर्पल कलरेशन दिखाता है, ठीक है, फेरिक फिनॉक्साइड। तो अगेन अल्कोहल और फिनॉल में अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? कोई ऐसा रिएक्शन जो फिनॉल दे रहा है अल्कोहल नहीं दे रहा है, सीधी बात है। तो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? है ना बच्चों? डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हुआ ना ये बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? ठीक है, तो ये मेजर हो गया। अब नेक्स्ट दो मेजर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है फिनॉल्स में। आपको दो ही ढंग के रिएक्शन है एक्चुअली, अगर आप देखो दो ही ढंग के रिएक्शन, वो समझ लो आप। नेम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, आपको ये दो पता है तो बहुत हो गए, ठीक है। नेम रिएक्शंस ऑफ कौन से, देखो एक है आपका
एक है आपका कोल्बीज रिएक्शन, और एक है आपका राइमर टाइमन रिएक्शन। क्या नाम है? एक है कोल्बीज रिएक्शन, रिपीट विद मी, एक है कोल्बीज रिएक्शन और एक है आपका राइमर टाइमन रिएक्शन। फिर से बोलो, क्या है? कोल्बीज रिएक्शन एंड राइमर टाइमन रिएक्शन। बच्चों, कोल्बीज रिएक्शन में आपका फिनॉल है। अभी इस फिनॉल को मैं ऐसा लिख रहा हूं, C6H5OH। समझो, फिनॉल को मैं कैसे लिख रहा हूं? C6H5OH प्लस CO2 प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है। इसके कुछ अपने पैरामीटर्स है इसके इक्वेशन के, बट मेरा कंसर्न वो नहीं है। मेरा कंसर्न है आपका प्रोडक्ट याद रखना। प्रोडक्ट क्या है? देखो, तो प्रोडक्ट है आपका सैलिसिलिक एसिड। क्या है? सैलिसिलिक। अगर आप सैलिसाइक्लिक लिख के आते हो एग्जाम में मार्क करके आते हो गधो, तो मार खाओगे। पढ़ो ध्यान से, पढ़ना सीखो पहले। क्या लिखा है स्क्रीन पे? सैलिसिलिक है, CYLIC, CYC नहीं लिखा है, पढ़ो सैलिसिलिक। फिर भी 90% गधे सैलिसाइक्लिक बोलेंगे। पहले समझो क्या बोल रहा हूं। सैलिसिलिक समझ में आ रहा है? यहां पर राइमर टाइमन में C6H5OH प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन है। किसका है? क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन, और ये आपको देता है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या देता है ये? सैलिसिल एल्डिहाइड। फिर से देखो, क्या देता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। तो कोल्बीज में मिलता है आपको सैलिसिलिक एसिड और यहां पर मिलता है सैलिसिल एल्डिहाइड। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। जब आपके पास फिनॉल था, why does this make a heart shape? I don't understand. समझो आपके पास फिनॉल था, फिनॉल है, फिनॉल से आपने शुरू किया था। जब उसमें COOH ग्रुप लग जाए तो इसको बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। समझो, क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड। और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए तो आप बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या दोनों में सिमिलैरिटी समझ में आई और डिफरेंस समझ में आया? नाम से ही पता चल सकता है। देखो जरा, बोलो हाँ कि ना। बच्चों, नाम से पता चल रहा है ना? ये देखो एसिड ग्रुप है, ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइमर टाइमन और कोल्बीज। अगेन, अगर मैं इसके मैकेनिज्म में घुसूं तो मैं 1 घंटा आपको सिर्फ मैकेनिज्म के बारे में बता सकता हूँ कि कार्बीन्स बनते हैं, राइमर टाइमन में कार्बीन का इंटरमीडिएट बनता है वगैरह वगैरह, बट नहीं ज़रूरत है आपको, जेन्युइनली नहीं ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखो कि राइमर टाइमन में सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और कोल्बीज में सैलिसिलिक एसिड बनता है, और सैलिसिलिक एसिड से आपका एस्पिरिन बनता है। एस्पिरिन क्या है? जो टैबलेट है जो पेन किलर में यूज होती है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड से क्या बनता है? एक टैबलेट बनती है जो कहाँ यूज होती है? पेन किलर। तो ऐसे और डिटेल्स पे आपको MCQs के साथ बताते जाऊंगा। तो ये तो हुआ हमारा बच्चों अल्कोहल्स का पूरा MOPs रिएक्शंस, फिनॉल्स का पूरा MOPs, उसके प्रॉपर्टीज, उसके रिएक्शंस, ठीक है। फिनॉल्स में एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, आपने देखा, अभी मैंने बताया ना,
कि फिनॉल्स में क्या होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, मैंने इसको रेड कलर से भी लिखा है, येलो से मार्क भी किया है। तो आपके दिमाग में ये रजिस्टर होना चाहिए कि हाँ सर बता रहे हैं ये चीज़ बार बार लिख रहे हैं इससे रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, तो इन पे हम लोग फोकस करें। तो आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर के ऊपर, उसको अरेंज करना है कि भाई कौन सा ज़्यादा एसिडिक है कौन सा ज़्यादा बेसिक है, उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो अपना भी फोकस उन पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट आता है हमारा ईथर्स, आखिरी पार्ट आता है हमारा ईथर्स। ईथर्स का सिनॉप्सिस खत्म करते हैं। तो ईथर्स देखा जाए तो आपके इस चैप्टर के सिलेबस के हिसाब से सबसे सिंपल चीज है। तो पहली बात तो ईथर, तो ईथर सबसे सिंपल क्यों है, देखो ईथर्स में आपको 2 एमओपी ढंग के और आपको 3 रिएक्शन, बस इतने ही करने, 2 एमओपी 3 रिएक्शन। बट वो समझने से पहले आपको ये समझना है कि ईथर जो है वो किस टाइप के होते हैं। तो ईथर आपकी 2 वैरायटी के होते हैं। एक होते हैं आपके सिंपल ईथर, जिसको हम लोग सिमेट्रिकल भी कहते हैं। दूसरे होते हैं आपके मिक्स्ड ईथर, जिसको हम लोग अनसिमेट्रिकल भी कहते हैं। बात को पहले समझो, सिंपल और सिमेट्रिकल, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। ईथर क्या होते हैं, आर ओ आर डैश, ये बताया मैंने। जब आर और आर डैश सेम हो तो सिंपल, जब आर और आर डैश सेम ना हो यानी अलग अलग हो तो मिक्स्ड। क्या ये बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं भाई। ये हो गया सिंपल, ये हो गया मिक्स्ड। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम वो भी कैसे लिखना है वो भी बता देता हूं। कोई कोई बच्चे इतने वीक है जिनको अभी तक नाम लिखने भी नहीं आता। इसका कॉमन नेम है डाई इथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम है इथाइल एन प्रोपाइल ईथर, क्योंकि एन प्रोपाइल ग्रुप है, देखो ये वाला, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो इथाइल पहले आएगा ना, ई से आता है, इथाइल एन प्रोपाइल ईथर, समझ रहे हो? अभी आईयूपीएसी की बात करते हैं। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन ले लेता हूं मैं, 2 कार्बन का मेरा लॉन्गेस्ट चेन ले लिया मैंने, देखो 2 कार्बन का मेरा लॉन्गेस्ट चेन ले लिया। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा क्या हो गया, इथेन, 2 कार्बन, और उसमें ये ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो आप बोलोगे इथॉक्सी कहां से आया भाई, तो ये इथाइल प्लस ऑक्सीजन, इथॉक्सी, समझा? इजी। यहां पर मेरा लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हुआ, प्रोपेन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी नंबरिंग कहां से करूं, 1 2 एंड 3, पूछो क्यों? क्योंकि ये ग्रुप जो लगा हुआ है, ये इथॉक्सी ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, नंबर 1 पे लगाया हुआ है। कॉमन सेंस, बोलो हाँ कि ना बच्चों? तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन। सबको ये बात समझ में आ गई कि नेमिंग कैसे किया? यस, सिंपल, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरह से कॉमन नेम आईयूपीएसी के इस तरह से किया। अब आते हैं जरा एमओपीज पे। एमओपीज ऑफ ईथर, बहुत ही आसान। एमओपीज ऑफ ईथर, तो ईथर बनाने के आपके पास 2 तरीके हैं।
पहला है कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन प्रोसेस। यहां पर क्या करना है कि आपको अल्कोहल लेना है प्लस H2SO4 के साथ उसको रिएक्ट करना है और आपको मिलेगा ईथर। ROR, ध्यान से देखना, मैंने ROR लिखा है, ROR डैश नहीं लिखा है। जब मैंने ROR लिखा इसका मतलब क्या है? सिंपल है कि मिक्स्ड है? ROR लिख दिया मतलब एल्काइल ग्रुप सेम है कि अलग अलग है? क्या दिख रहा है? सेम है, तो सिंपल हुआ कि मिक्स्ड हुआ? तो आपको ये जब सिंपल वाला बनाना होगा तो आप ये मेथड यूज करोगे, बेटर फॉर मेकिंग सिंपल ईथर्स। कितनी सही बात है। और मिनिमम 2 मोल चाहिए, ये भी क्लियर है। आपके दिमाग में एक सवाल तुरंत आना चाहिए, सर यहां पर आपने अल्कोहल प्लस H2SO4 इक्वल टू ईथर बोला, ऊपर गए तो यहां पर आपने अल्कोहल प्लस H2SO4, ये तो डिहाइड्रेशन बोला था कि एल्कीन बन रहा है बॉस। क्या ये बात समझ में आई? तो हम कैसे डिसाइड करें एग्जाम में कि अल्कोहल प्लस H2SO4 दिया है तो प्रोडक्ट में हम एल्कीन लिखें कि ईथर लिखें? सवाल समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यही आता है एंट्रेंस एग्जाम में और यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन टेस्ट होता है बच्चों। मैंने सवाल बहुत सिंपल सा किया ना कि सपोज मेरे पास C2H5OH है और ये C2H5OH H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एक जगह पे मैं एल्कीन बना सकता हूं डिहाइड्रेशन करके, यानी वाटर निकाल के, और एक जगह पे मैं ईथर बना सकता हूं। तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है? क्योंकि दोनों में तो रिएजेंट जो रिएक्टेंट्स है वो तो अल्कोहल प्लस H2SO4 दिया है। दिमाग में सबके सवाल गया कि नहीं गया, पहले ये बताओ। तो जब 413 केल्विन रहेगा, क्या 413 केल्विन तक टेम्परेचर मेंशन्ड है, तो आप ईथर बनाएंगे। लो टेम्परेचर पे आप क्या बनाएंगे? ईथर बनाएंगे। 453 केल्विन दिया रहेगा तो आप एल्कीन बनाएंगे। अभी आप में से एक डेढ़ शाना जरूर पैदा होगा जो पूछेगा, सर व्हाट इफ 443 दिया होगा? तो नहीं देगा। एग्जाम पेपर सेटर गधा नहीं है, वो या तो 413 या उससे नीचे देगा या तो 453 एंड अबाव देगा। ठीक है, तो जो पहले बेस है उसको सीखो, बीच में 413 और 453 के बीच में मत घुसो, पहले जो दो समझा रहा हूं वो सीखो। ठीक है, तो 413 केल्विन पे क्या बनेगा? ईथर बनेगा। 453 या उसके ऊपर दिया रहेगा तो हायर टेम्परेचर दिया रहेगा तो एल्कीन बनेगा यानी डिहाइड्रेशन होगा, और अगर थोड़ा लोअर टेम्परेचर दिया रहेगा तो ईथर बनेगा। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरा समझना, दोनों में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो फर्क कहां पे है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप है तो 2 मोल अल्कोहल चाहिए, बोलो हाँ कि ना? सबको समझ में आया? 2 अल्काइल ग्रुप है तो अल्कोहल के कितने मोल चाहिए थे? 2 मोल। तो आगे अगर 2 मोल लिखा है तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे आप लोग कि ईथर बोल रहा है वो, बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? कितना इजी है ना ये, अगर लॉजिकली देखो तो ये बहुत ट्रिकी चीज है ये, बट समझ में आ जाती है एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसका मतलब यहां पर जो वाटर निकला ये इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन से निकला। कैसे निकला ये?
यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में से, और ये वाला जो वाटर निकला वो इंट्रा यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर से ही निकला है। क्या ये बात क्लियर हुई? वो इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन से निकला। क्या ये बात आपके भेजे में गई? बोलो हाँ कि ना। एवरीबॉडी सिंपल? यस, बहुत अच्छा। तो इस तरह से देखना है बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर और इंटर मॉलिक्यूलर के फंडे को इस तरह से समझना है। ठीक है, ये चीज इतनी क्लैरिटी के साथ आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, ये आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी, तो मैंने समझा दी है ना, क्लियर हो। तो ये था हमारा पहला मेथड फॉर मेकिंग सिंपल ईथर्स। हमारा दूसरा मेथड फॉर मेकिंग मिक्स्ड ईथर्स। दूसरा मेथड है फॉर मेकिंग मिक्स्ड ईथर्स। ठीक है, इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ये मैंने आपको एचडीए चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ाया है, विलियमसन्स ईथर से। इसको मैंने रोना रिएक्शन नाम दिया था आपको। इट्स अ 2-स्टेप रिएक्शन। स्टेप 1, ROH प्लस सोडियम। सोडियम का रिएक्शन है तो ड्राई ईथर में ही होगा, विल गिव यू RONA प्लस H। क्या ये बात क्लियर है? RONA, रोना दिख रहा है आपको सामने, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। स्टेप 2, ये जो आपको RONA मिला वो रिएक्ट करेगा XR' के साथ, यानी कि अल्काइल हैलाइड के साथ। तो इसीलिए एचडीए चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। जो 10 रिएक्शंस मैंने आपको लिखवाए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, या 9 रिएक्शंस रादर, उसमें से ये ऑलरेडी है। NaX निकल जाएगा, क्या बनेगा देख लो जरा, ROR'। तो इससे आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब मिक्स भी बना सकते हो और सिंपल भी बना सकते हो। तो यहां पर मैंने प्रेफर क्या किया था, मिक्स्ड ईथर्स बनाना प्रेफर किया था, क्योंकि कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन से आपका सिंपल वाला बनता है, तो विलियमसन से आप मिक्स्ड वाला बनाते हो। क्या ये सबके दिमाग में गया? ये हो गए आपके ईथर्स, खत्म, एमओपी इज डन। रिएक्शंस ऑफ ईथर में सिर्फ 3 हैं, बहुत सिंपल है। आप एक कोल्ड HI के साथ, एक हॉट HI के साथ और एक हाइड्रोलिसिस, उसका ऐसे कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। तीनों रिएक्शंस है। लास्ट पार्ट है, ये खत्म कर लेते हैं चैप्टर का, दैट इज रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। ठीक है, कैसे याद करना है इसको जरा समझा देता हूं। ठीक है, कैसे याद करना है समझो। ROR' समझो ऐसा है, C2H5OCH3 प्लस HI कोल्ड, C2H5OCH3 प्लस HI हॉट और C2H5OCH3 प्लस HOH यानी वाटर। इंपॉर्टेंट क्या है? कोल्ड HI, हॉट HI, ये समझना जरूरी है।
ये समझना जरूरी है। देखो क्या फंडे जरा समझते हो। जब आप हॉट HI यूज करते हो, क्या यूज करते हो? हॉट HI, यानी कि एरो बनाया रहेगा, यानी हीट बताया रहेगा एरो पे, ठीक है, ट्राइंगल बनाया रहेगा। तो ये जो दो एल्काइल ग्रुप आपको दिख रहे हैं ना, दोनों का हैलाइड फॉर्म बनेगा, यानी आयोडाइड, इन दिस केस आयोडाइड। अच्छा HI की जगह HBr हाँ चलेगा, HCl हाँ चलेगा। HI मैंने ऐसे रखा है रिप्रेजेंटेशन पर्पस, आप हैलाइड ले सकते हो। तो C2H5 के साथ भी I जाएगा, CH3 के साथ भी I जाएगा, और बचा क्या? H2O। देखो ये दो HI हो जाएंगे ना, फिर इसको भी आयोडीन चाहिए, इसको भी आयोडीन चाहिए, दो हाइड्रोजन बचे, बीच में ऑक्सीजन था वो निकल गया। लेकिन समझ में आया? बहुत आसान। तो ये दोनों हैलाइड्स बने। अच्छा यहां पर क्या होगा? C2H5 का OH बनेगा, CH3 का OH बनेगा, खत्म, यानी कि दोनों अल्कोहल बने। ट्रिकी सिचुएशन आती है इसमें, ट्रिकी सिचुएशन आती है कोल्ड HI। तो एक हैलोजन, एक हैलाइड बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा, एक हैलाइड बनेगा और एक क्या बनेगा? अल्कोहल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ठीक है तो C2H5I बना दो और CH3 को OH बना दो, और दूसरा ऑप्शन है कि C2H5 को OH बना दो और CH3 को I बना दो। ये भी तरीका है ना। तो ये वाला राइट है कि ये वाला राइट है, कैसा जज करने का? क्वेश्चन समझ में आया? तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट समझनी है फिर। तो पहले समझ लो आंसर, फिर स्टेटमेंट कैसे आया आंसर वो समझाता हूं। आंसर यहां पर आएगा C2H5OH प्लस CH3I। ठीक है, बात समझो। अब नोट करो, यहां पे एक नोट, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप will make halide except tertiary। छोटा वाला ग्रुप हेलोजन के साथ जाएगा, आयोडीन के साथ जाएगा, अनलेस अगर वो टर्शरी रहेगा तो नहीं जाएगा। छोटा वाला ग्रुप, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप विल मेक हैलाइड एक्सेप्ट टर्शरी। क्या समझा ये? तो अभी C2H5OH, सॉरी C2H5OCH3 में छोटा ग्रुप कौन सा था? मिथाइल था, CH3, तो उसको हैलोजन के साथ भेजा, बड़े वाले को OH के साथ भेजा। सबको समझा फंडा क्या है? तो यहां पर हुआ क्या, अब समझना जरा। यहां पर बोथ अल्कोहल्स, तो ये तो इजी, दोनों में चुपचाप अल्कोहल लगा दिया, आंसर आ गया। बोलो हाँ कि ना? दोनों अल्कोहल बने ना हाइड्रोलिसिस करते हो। यहां पर बोथ हैलाइड्स, ये भी क्लियर है। और यहां पर एक अल्कोहल प्लस एक हैलाइड। कैसा जज करने का? हैलोजन कौन सा और अल्कोहल कौन सा? तो स्मॉलर एल्काइल, अगर टर्शरी नहीं रहेगा तो, टर्शरी रहेगा तो बड़ा वाला। क्या ये बात क्लियर हुई? एकदम सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर, अगर आप देखो तो मैंने आपको 1.5 घंटे में समझा दिया कि स्टार्ट टू एंड, और मैंने हर एक चीज कवर की, कुछ भी स्किप नहीं किया। क्लासिफिकेशन से लेके, नॉमेनक्लेचर से लेके, रिएक्शंस, एमओपीज, प्रॉपर्टी, सब कुछ। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों ये? तो यहां पर हमारा पूरा सिनॉप्सिस खत्म हो जाता है अल्कोहल फिनॉल ईथर का, सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।